बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ करने जा रहे हैं, सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बायोलॉजिकल मेथड्स पर कि बायोलॉजी में कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि बायोलॉजी एक साइंस की बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, इसलिए बायोलॉजी को पढ़ने के लिए हम साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करेंगे। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, और एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। तो साइंटिफिक मेथड हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी एक साइंस है। तो साइंस वो नॉलेज है विच इज़ ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो साइंस एक सिस्टमाइज नॉलेज जो मुशाहिदात और तजर्बात की बुनियाद पर हासिल किया जाता है। तो साइंस हमेशा मुख्तलिफ स्टेप्स के ज़रिए या साइंटिफिक मेथड मुख्तलिफ स्टेप पर मुश्तमिल होता है, जिसमें बुनियादी जो रोल है वो ऑब्जर्वेशन का है। इस ऑब्जर्वेशन से पहले एक प्रॉब्लम होगा जिसकी बेस पे हम साइंटिफिक मेथड, जिसकी बेस हम साइंटिफिक रिसर्च करेंगे। तो रिकग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम होगा, फिर ऑब्जर्वेशन मुशाहिदा करेंगे, और उस मुशाहिदे की बेस पे हम हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे। देन हाइपोथेसिस की बेस पे डिडक्शन होगा, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने डिडक्शन की बेस पे, और फिर एनालिसिस होगा रिजल्ट का, और इंटरप्रेशन ऑफ डेटा एंड द आफ्टर दैट रिजल्ट्स विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं साइंटिफिक मेथड के, और इन स्टेप्स को जब हम बायोलॉजी के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहेंगे। व्हाट इज बायोलॉजिकल मेथड? तो बायोलॉजिकल मेथड वो मेथड है कि जिसमें हम साइंस को या साइंटिफिक मेथड को जब बायोलॉजी के प्रॉब्लम को हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। तो बायोलॉजिकल मेथड इज अ मेथड which use scientific method for the solution of biological problems। biological problems को हल करने के लिए जब हम scientific method इस्तेमाल करेंगे, observation, hypothesis, deduction, experiments और analysis of data और result analysis करेंगे, तो उसको हम biological method कहेंगे। तो वही अब जो बायोलॉजिकल मेथड की इम्पोर्टेंस क्या है? तो बायोलॉजिकल मेथड जो है ये बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बायोलॉजी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। बायोलॉजी में बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बहुत से क्वेश्चंस ओरिजिनेट होते हैं, बहुत से इश्यूज का सामना करना पड़ता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो इसलिए हमें फिर बायोलॉजिकल मेथड की ज़रूरत पड़ती है। तो बायोलॉजिस्ट जितने भी हैं वो हमेशा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को यूज़ करके, बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। बायोलॉजिस्ट ऑलवेज फोकस ऑन सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। बायोलॉजिकल मेथड पिछले 500 सालों से बायोलॉजी की रिसर्च में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते आ रहे हैं। जितनी भी एडवांसमेंट हुई हैं बायोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, जेनेटिक्स में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, इकोलॉजी में और बायोटेक्नोलॉजी में, सब की सब जो प्रोग्रेस है बायोलॉजी में, वो सारी की सारी बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड इन द बायोलॉजिकल रिसर्च। तो बायोलॉजिकल मेथड के कौन से स्टेप्स हैं? वही स्टेप्स हैं जो साइंटिफिक मेथड्स के हैं। तो जब उन साइंटिफिक मेथड्स को हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के इस्तेमाल करेंगे, तो वो बायोलॉजिकल मेथड बन जाएंगे। तो फॉर सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिस्ट टेक द फॉलोइंग स्टेप्स। नंबर 1, रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, के कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को हम रिकग्नाइज करेंगे जिसकी बेस पे हम अपनी रिसर्च को, या जिसकी बेस पे हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ स्टेप्स यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की रिकग्निशन। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमेशा रिलेट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। प्रॉब्लम की रिकग्निशन के बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च का होता है। फिर हाइपोथेसिस आएगा, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट्स, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट्स। और अगर हमारा हाइपोथेसिस
कामयाब हो गया, हमारे रिजल्ट्स हमारे हिपोथेसिस के मुताबिक हुए और बार बार रिजल्ट्स आते रहे, तो थ्योरी बन जाएगी और लॉ एंड प्रिंसिपल विल बी एट द एंड ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड और साइंटिफिक मेथड। तो पहले स्टेप से स्टार्ट करेंगे। स्टेप वन ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड इज द रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की निशानदेही करना, कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसकी बेस हम अपनी रिसर्च प्रोसीड करेंगे। तो बायोलॉजिस्ट mainly go for adopting a biological method when they encounter some biological problem। तो बायोलॉजिस्ट बायोलॉजिकल मेथड को कब यूज करते हैं? जब वो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सामना करते हैं। तो अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये वो क्वेश्चन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है ये किसी और शख्स के जहन में भी आ सकता है, मीन किसी बंदे के जहन में भी आ सकता है, कोई बंदा भी ये सवाल पूछ सकता है, या ये जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये जो क्वेश्चन है, ये बायोलॉजिस्ट के खुद माइंड में भी आ सकता है। इट कम इन द माइंड ऑफ बायोलॉजिस्ट कि ये जो प्रॉब्लम है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है, दैट इज ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करेगा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होगा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्ट को अफेक्ट करेगा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को अफेक्ट करेगा, वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा। तो ये क्वेश्चन जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये साइंटिस्ट के अपने माइंड में भी आ सकता है या कोई और भी इसको पूछ सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं? फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर द लंग्स? लंग्स के लिए कौन से रिस्क फैक्टर हैं? ये एक प्रॉब्लम है। व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स बॉडी इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? एक प्रॉब्लम है। व्हाट इज द कॉज ऑफ डेंगू? डेंगू का क्या वजह बनती है? डेंगू कैसे फैलता है? ये एक प्रॉब्लम है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शंस? ड्रग एडिक्शन की क्या वजूहात हैं? ओवर पॉपुलेशन की क्या वजूहात हैं? उसको कैसे कम किया जा सकता है? और फूड शॉर्टेज को कैसे हम कम कर सकते हैं? तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हैं। तो ये प्रॉब्लम, इनमें से किसी एक प्रॉब्लम को लेकर हम अपनी रिसर्च को प्रोसीड कर सकते हैं। इनमें से किसी एक प्रॉब्लम को लेकर हम बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मलेरिया को एज एग्जाम्पल के तौर पर बायोलॉजिकल मेथड को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो साइंटिस्ट को कन्विंस करते हैं कि आप अब इन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अब कैसे सॉल्व होंगे? बायोलॉजिकल मेथड को यूज करके सॉल्व होंगे। सेकंड स्टेप आएगा रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बाद जो सेकंड स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च। अब आपने अपने जो प्रॉब्लम है उसकी बेस पे अब आपने मुशाहिदात करने हैं। तो इंफॉर्मेशन दैट गेन आउट that gain about biological problem by using five senses is called observation। अब आप अपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड अपने सेंस ऑर्गन को इस्तेमाल करते हुए जो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे, जो ऑब्जर्वेशन गेन करेंगे, उसको हम जो इंफॉर्मेशन गेन करेंगे उसको हम ऑब्जर्वेशन कहेंगे। तो जब भी आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करेंगे तो उसके बाद ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो बायोलॉजिस्ट also recalls his old observation and also studied previous research on the same problem। अब previous observation को भी वो recall करते हैं और साथ उसी problem से related previous research material को भी वो study करते हैं कि इससे पहले अगर किसी ऐसा कोई problem biologist को पेश आया, living organism को पेश आया, तो previous research से related क्या है। तो biologists study what others have done in past। तो इस किस्म के मसाइल में previous scientist ने, previous biologist ने कौन से स्टेप्स फॉलो किए या उन्होंने कौन सी कंट्रीब्यूशन दी, तो फिर उसको यूज करके फिर हम फर्दर स्टडी करते हैं। मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन आर made with five senses: vision, hearing, smell, taste and touch। For example, during formulation of Darwin theory of evolution, he not only observed and took notes during his voyage,
but he also read the works of other naturalists to form his theory of evolution. तो एक एग्जाम्पल हम ऑब्जर्वेशन की लेते हैं कि डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के दौरान उसने ना सिर्फ अपने सफ़र के दौरान मुख्तलिफ चीज़ों का जो है ना मुशाहिदा किया, बल्कि उसने बहुत से नेचुरलिस्ट थे उनकी बुक्स को भी स्टडी किया। तो उस तरह फिर उसने अब फर्दर स्टडी को कंटिन्यू रखा, हाइपोथेसिस और फिर डिडक्शन और एक्सपेरिमेंट के बाद उसने फिर एवोल्यूशन के मुताबिक अपनी एक थ्योरी दी, जो एक बहुत ही मशहूर थ्योरी है जिसको डार्विन थ्योरी के नाम से पहचाना जाता है। ऑब्जर्वेशन की अगर हम टाइप्स की बात करें तो हम ऑब्जर्वेशन को दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन मेनली डील्स विद नंबर और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन डील विद द डिस्क्रिप्शन। क्वांटिटेटिव में हम नंबर से डील करते हैं, इसमें से हम डिस्क्राइब करते हैं। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को हम मेजर कर सकते हैं, जबकि क्वालिटेटिव को हम मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, हाइट, एरिया, टेम्परेचर, वॉल्यूम, वेट, कॉस्ट को हम मेजर कर सकते हैं, तो ये क्वांटिटेटिव आएगी। और जबकि हम जितने भी फिजिकल अपीयरेंसेस हैं, लाइक द कलर हो गया, टेक्सचर हो गया, स्मेल और टेस्ट वगैरह, ये क्वालिटेटिव में आएंगी। इन वेरिएबल होता है क्वांटिटेटिव और कंसिडर मोर एक्यूरेट, इसको हम ज़्यादा एक्यूरेट समझते हैं, एज इट मेजर्स एंड रिकॉर्ड नंबर्स, इसको मेजर भी करते हैं और नंबर में रिकॉर्ड करते हैं। ये वेरिएबल होता है एंड नॉट कंसिडर एज एक्यूरेट, ये इतना एक्यूरेट भी नहीं होता एंड एज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, जैसे कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की हम मिसाल दें, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड नंबर की फॉर्म में एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से कम है, यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया, कोई नंबर यूज नहीं किए। ए लीटर ऑफ वाटर वेट 1000 ग्राम एंड लीटर ऑफ इथेनॉल वेट 789 ग्राम, यहाँ पे हमने नंबर यूज किए। क्वांटिटेटिव, ए लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन ए लीटर ऑफ इथेनॉल, कोई नंबर यूज नहीं किए, तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। नंबर थर्ड स्टेप आएगा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस वो स्टेटमेंट होती है जो हम ऑब्जर्वेशन की बेस पर देते हैं। When observations were made for a biological problem, biologists develop possible answer to that biological problem based on the observation. अब हम उन ऑब्जर्वेशन की बेस पे पॉसिबल आंसर देते हैं, तो वही टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन जो होती है, टेंटेटिव मीन चेंजेबल एक्सप्लेनेशन होती है ऑब्जर्वेशन की, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो हाइपोथेसिस इज a statement given based on the observation. तो biologists use reasoning to formulate hypothesis. हम इसको दूसरी अल्फाज में डिफाइन कर सकते हैं, प्रीपोजिशन दैट माइट बी ट्रू, ये वो स्टेटमेंट होती है जो ठीक भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि हर वक्त ठीक हो, लेकिन ये एक ऐसी चेंज होने वाली स्टेटमेंट जो चेंज होने वाली स्टेटमेंट जो हम ऑब्जर्वेशन की बेस पर देते हैं, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस मेनली ये पॉसिबल आंसर्स को हम अज्यूम करते हैं, तो देयर भी में एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस हम दे सकते हैं किसी एक प्रॉब्लम के लिए। तो हाइपोथेसिस हमेशा हम इसको टेस्ट करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, और जो ट्रू हाइपोथेसिस होते हैं उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमारे एक्सपेरिमेंट हमारे हाइपोथेसिस को प्रूव नहीं करते, तो फिर हम एक नया हाइपोथेसिस फार्मूलेट करते हैं। हाइपोथेसिस को कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? हाइपोथेसिस एक जनरल स्टेटमेंट होती है ऑब्जर्वेशन की बेस पे। हाइपोथेसिस टेंटेटिव आइडिया, ये एक्सचेंज होने वाला आइडिया होता है। इट इज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन मेड बाय द बायोलॉजिस्ट, तो ऑब्जर्वेशन की बेस पे हम हमेशा हाइपोथेसिस का फार्मूलेट करते हैं। इट इज प्रपोज स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम, ये एक प्रपोज स्टेटमेंट होती है जो हम किसी भी प्रॉब्लम के लिए आंसर के तौर पर कंसिडर करते हैं। इट इज टेस्टेबल थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, तो हमेशा जो हाइपोथेसिस होता है उसको हम वो टेस्ट के काबिल होता है, जिस पे तजर्बात लगाए जा सकते हैं। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, हाइपोथेसिस हमेशा बहुत सिंपल होता है, बहुत सादा होता है, जिसको टेस्ट करना आसान होता है। देयर इज ऑलवेज ए वे टू डिस्प्रूव द हाइपोथेसिस आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन, और हम तजर्बात के बाद उसको डिस्प्रूव करने के लिए बार बार कोशिश करते हैं। अगर हाइपोथेसिस डिस्प्रूव हो गया तो फिर हम न्यू हाइपोथेसिस फार्मूलेट करते हैं। स्टेप नंबर 4 आएगा डिडक्शन। बिफोर गोइंग टू एक्सपेरिमेंटेशन, बायोलॉजिस्ट मेक्स डिडक्शन फ्रॉम ईच हाइपोथेसिस, हर हाइपोथेसिस से हम एक और स्टेटमेंट देंगे। तो अब डिडक्शन क्या होगी? डिडक्शन इज द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस।
हाइपोथेसिस के जो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिडक्शन बोलते हैं। तो डिडक्शन को हमेशा हम फार्मूलेट करते हैं, उसके लिए हम इफ और देन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर मेकिंग डिडक्शन बायोलॉजिस्ट टेक्स हाइपोथेसिस एज ट्रू एंड ड्रॉज आउट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। तो डिडक्शन बनाने के लिए बायोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जो हाइपोथेसिस हमने टेक किया, फार्मूलेट किया, वो फॉर द टाइम बीइंग ट्रू है, और उसी की बेस हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या करते हैं? फार्मूलेट करते हैं अपने माइंड में। तो मेनली इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इफ और देन का इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होगी डिडक्शन की? डिडक्शन हेल्प्स द बायोलॉजिस्ट टू डू एक्सपेरिमेंट्स। तो डिडक्शन ही की बेस पे हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स देन पिजन इज अ बर्ड। तो ये क्या है? डिडक्शन है। इफ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स देन ऑल पिजन इज if all birds have wings then pigeon is a bird। हाइपोथेसिस, अगर हमारे पास एक नई एग्जांपल लें तो एक हाइपोथेसिस हमारे पास ऑल प्लांट सेल्स हैव न्यूक्लियस, ये एक हाइपोथेसिस है। अगर इस हाइपोथेसिस की हम डिडक्शन बनाएं तो वो डिडक्शन कैसे बनेगी? इफ ऑल प्लांट सेल्स हैव ए न्यूक्लियस then a nucleus will be observed in each cell of a blade of grass under the microscope। then blade के हर ग्रास में हमें क्या मिलेगा? न्यूक्लियस मिलेगा। अब 5 स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो बायोलॉजिकल मेथड का है वो एक्सपेरिमेंटेशन है। अब बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं अपनी हाइपोथेसिस की बेस पे और चेक करते हैं अपनी डिडक्शंस को। एक्सपेरिमेंट्स का फायदा क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? Experiment helps the biologist to find the reduction of some hypothesis has come true while others have not। कि जो हमने डिडक्शन की है वो ट्रू है या नहीं है। If in this way the hypotheses are proved as true or false, the false hypotheses are rejected while the true ones are accepted। एक्सपेरिमेंट ही की बेस पे, एक्सपेरिमेंट के स्टेप पे हम अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करते हैं कि जो हाइपोथेसिस हमने फार्मूलेट किया था वो ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो फॉल्स होता है उसको हम रिजेक्ट कर लेते हैं, और फिर नया आप हाइपोथेसिस करेंगे, उसको फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम उसको चेक करेंगे। बायोलॉजिस्ट मेक न्यू डिडक्शन फ्रॉम एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस। अच्छा, अगर हमारे पास जो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया उससे हम फिर न्यू डिडक्शन करेंगे, देन परफॉर्म फर्दर एक्सपेरिमेंट्स, और फिर फर्दर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे एंड कंफर्म करेक्टनेस ऑफ हाइपोथेसिस। इफ एक्सपेरिमेंट्स डू नॉट सपोर्ट हाइपोथेसिस देन न्यू हाइपोथेसिस आर डेवलप्ड एंड टेस्टेड। अगर हमारा जो एक्सपेरिमेंट है हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करे तो फिर हम न्यू हाइपोथेसिस सपोर्ट करेंगे, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इन साइंस व्हेन डूइंग द एक्सपेरिमेंट इट मस्ट बी कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट हमेशा कंट्रोल एक्सपेरिमेंट होगा। तो यहाँ पे दो सेटअप होते हैं, एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, एक कंट्रोल ग्रुप होता है, दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसको हमने चेक करना होता है, और कंट्रोल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसके साथ हमने कंपेयर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने पेशेंट्स लिए तो वो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आते हैं, और जो हेल्थी पर्सन होंगे वो हमारे पास कंट्रोल ग्रुप आएंगे। तो पेशेंट्स को हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे हेल्थी पर्सन के साथ। अगर पेशेंट्स में कोई कमी हुई तो वो हमारे पास जो है ना, उसमें हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये हमारे पास जो है ना इस चीज़ की कमी है। फॉर एग्जांपल, अगर हम मलेरिया की बात करें तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में मलेरिया के पेशेंट जो होंगे उनके पास प्लाज्मोडियम होगा, जो हेल्दी होंगे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं होगा। तो इसमें सारे वेरिएबल्स एक जैसे होते हैं, तो एक वेरिएबल हम उसको क्या कर देते हैं? स्किप कर देते हैं, जो हम चेक करना चाहते हैं। तो इन समरी हम कह सकते हैं कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें दो सेटअप होंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। 6 स्टेप आएगा कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। तो इसमें हमारे पास आते हैं रिजल्ट्स। बायोलॉजिस्ट कलेक्ट डेटा फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट, जो भी तजर्बात किए उससे हम अपना डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे डेटा को स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बाद, ताकि हम किसी खास कंक्लूजन पर पहुंच सकें। और इस मकसद के लिए हम स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, स्टैटिस्टिकल मतलब सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो फिर अपने रिजल्ट को क्या करेंगे? कंक्लूड करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे और फिर रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट का मतलब ये है कि हमने अपने रिजल्ट को, चूंकि हमारा अब रिजल्ट जो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं, तो उसको हम क्या करेंगे? हम पब्लिश करेंगे।
biologists publish his conclusion in the form of research articles in scientific journals and books. He also present his conclusion in science seminars at national and international levels. तो मुख्तलिफ साइंस के सेमिनार में भी अपने जो कंक्लूजन है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं. पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड. अगर पब्लिश नहीं करेंगे तो जितने भी अदर बायोलॉजिस्ट हैं उनको पता नहीं चलेगा कि हमने क्या काम किया, हमारी क्या फाइंडिंग्स आई. तो दूसरों के साथ अपनी फाइंडिंग्स को शेयर करने के लिए रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये रिपोर्टिंग दूसरे साइंटिस्ट को भी फायदा देती हैं कि एक तो वो आपके रिजल्ट्स को वेरीफाई करें या वो आपके मेथड को यूज करते हुए दूसरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, आपके नॉलेज को अप्लाई करें और दूसरे सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें. तो रिपोर्टिंग इज इंपॉर्टेंट स्टेप इन द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. अच्छा, अगर हमारे पास अब जितने भी हमने हाइपोथेसिस फार्मूलेट किए, उसके बाद डिडक्शन फार्मूलेट किया और फिर एक्सपेरिमेंट्स किए, अगर वो बार बार ठीक हो रहे हैं तो उससे फिर थ्योरी बन जाती है. और थ्योरी अगर लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करे तो फिर वो लॉ बन जाएगी. तो थ्योरी एंड लॉ और प्रिंसिपल को डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन इसके मुताबिक कभी आ जाता है, एक्सप्लेन और राइट अ नोट ऑन थ्योरी और लॉ और प्रिंसिपल. तो व्हाट इज थ्योरी? थ्योरी इज हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट टाइम. कोई भी हाइपोथेसिस जो किसी खास वक्त के लिए स्टैंड कर लेता है, ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड, जिसको हम बार बार टेस्ट करते हैं और कभी रिजेक्ट नहीं होता, वो थ्योरी बन जाती है. तो वो हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट टाइम, many time tested and never rejected, that become a theory. तो theory is supported by a great deal of evidence. बहुत से शवाहिद इसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं. थ्योरी का ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, when more research is carried out on a hypothesis and all the available evidence favors it. जब हम बार बार रिसर्च करते हैं किसी भी हाइपोथेसिस पे और उसके जितने भी एविडेंस आते हैं वो उसको फेवर करते हैं हाइपोथेसिस को, तो वो क्या बन जाती है, थ्योरी बन जाती है. तो शॉर्ट वे में हम क्या कह सकते हैं कि जब हम हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होता तो वो हाइपोथेसिस बार बार एक्सेप्ट होता है, बार बार उसके फेवर में रिजल्ट्स आते हैं, बार बार उसके फेवर में एविडेंसेस आते हैं, तो वो थ्योरी बन जाती है. When a hypothesis has been proved by experiments, scientists keep on trying do more experiments on it. बार बार उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. When a hypothesis is proved by many experiments, scientists develop more hypotheses. जब कोई भी hypothesis बहुत से एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो जाता है तो साइंटिस्ट उसके मुताबिक मोर हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं एंड टेस्ट देम, उनको बार बार टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटली. इफ न्यू हाइपोथेसिस आर अगेन प्रूव, जो न्यू हाइपोथेसिस होते हैं वो भी प्रूव होते हैं, द ओरिजिनल हाइपोथेसिस बिकम, जो ओरिजिनल हाइपोथेसिस वो थ्योरी बन जाता है. फॉर एग्जांपल डार्विन थ्योरी अबाउट द एवोल्यूशन, लमार थ्योरी अबाउट द एवोल्यूशन, ये एग्जांपल्स हैं थ्योरी की. लॉ और साइंटिफिक प्रिंसिपल. साइंटिफिक थ्योरी एक्सप्लेन्स द फिनोमेना. कोई भी साइंटिफिक थ्योरी वो किसी फिनोमेना को एक्सप्लेन करती है. व्हेन द थ्योरी इज एक्सेप्टेड अगेन एंड बिकम अ यूनिवर्सल ट्रूथ इज कॉल्ड लॉ. जब कोई भी थ्योरी एक्सेप्ट हो जाती है, बार बार एक्सेप्ट होती है और वह यूनिवर्सल ट्रूथ बन जाता है, उसको हम लॉ कहते हैं. इट मस्ट बी सिंपल, यूनिवर्सल एंड एब्सोल्यूट. तो लॉ सिंपल होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए और एब्सोल्यूट होना चाहिए. इसमें कोई तब्दीली के कोई चांस नहीं होते फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अगर हाँ लॉ चेंज होगा तो उसके लिए फिर थ्योरी और सारी चीज़ों को फिर दोबारा एक नया किस्म का डेटा और जो एक नई किस्म का एक जो है ना वो चेंज लानी पड़ेगी. Many biologists take it as a challenge and exert greater efforts to disprove the theory. If a theory survives such doubtful approach and continues to be supported by experimental evidences, जब कोई भी थ्योरी लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव कर जाती है, कोई शकूक और शुबहात उसमें नहीं रहते, तमाम एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है या साइंटिफिक प्रिंसिपल बन जाता है. तो साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर. ये एक यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट है नेचर का. इसमें फिर कोई किस्म की तब्दीली नहीं होती. तब्दीली के चांसेस या तो होती नहीं, अगर होती तो फिर बहुत कम होती है. फॉर एग्जांपल हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. दिस इज अ समरी ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस बायोलॉजिकल मेथड. सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे.
फिर ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी या बैकग्राउंड रिसर्च, प्री रिसर्च को हम स्टडी करेंगे। फिर क्या करेंगे हम उस पे डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है, ऑब्जर्वेशन की बेस पे। और फिर हम डिडक्शन को डेवलप करेंगे, डिडक्शन के बाद हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और डाटा एनालिसिस करेंगे। अगर हमारे रिजल्ट्स हमारे हाइपोथेसिस के साथ मैच किए तो हम उसको कंक्लूड करेंगे और फिर रिपोर्ट करेंगे रिजल्ट्स को। अगर वो फॉर लॉन्ग टाइम सर्वाइव कर गई तो वो फिर थ्योरी बन जाएगी, थ्योरी को बार बार चेक करेंगे और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर बन गया तो वो लॉ बन जाएगा। अगर हमारे रिजल्ट्स हमारे पास के साथ मैच नहीं करते, ऑन द अदर हैंड, ये सेकंड सिनेरियो है, अगर हमारे रिजल्ट्स हमारे पास के साथ मैच नहीं करते तो फिर हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ न्यू हाइपोथेसिस। जब न्यू हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे फिर न्यू डिडक्शन होगा, फिर न्यू एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो अगर ये मैच कर गए तो फिर हम इसको फर्दर कंक्लूड और रिजल्ट रिपोर्ट करेंगे। तो अगर जब तक हमारे रिजल्ट्स मैच नहीं करेंगे पास साथ, उस वक्त तक हम न्यू हाइपोथेसिस बनाते रहेंगे। That's all about the biological methods. In summary, we can say that we explain the biological method के कौन से steps हैं। पहला step है recognition of biological problem, दूसरा step है observation, तीसरा step है hypothesis, deduction, experimentation, conclusion and reporting, और फिर आखिर में आ जाएगा theory and law. Thank you so much. In the next lecture, we will discuss an example of biological method. मलेरिया को एक एग्जाम्पल के तौर पर हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल मेथड को।